तुम समझते हो राजा विक्रम, ये राजमहल, ये समृद्धि सब तुम्हारा है, लेकिन ये सब मेरी योजना का सिर्फ एक हिस्सा है। और अब तुम्हारी हर सांस मेरे वश में होगी। तुम जागोगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, और मुझे तुम्हारा खून चाहिए जिससे मैं अपने तंत्र विद्या को बढ़ा सकता हूँ। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है तांत्रिक, लेकिन भूल गए हो, शक्ति छल में नहीं सत्य में होती है। मेरे राज्य का हर कण सत्य के मार्ग पर चलता है, और तुम जिस राह पर जा रहे हो वो तुम्हारी खुद की तबाही का कारण बनेगी। बहुत समय पहले एक सुंदर, शांत और समृद्ध राज्य था, चंद्रपुर। उस राज्य का राजा विक्रम न केवल एक महान शासक था, बल्कि एक दयालु, न्यायप्रिय मनुष्य भी था। उनके 22 वर्षीय पुत्र युवराज अर्जुन भी उनके गुणों से प्रेरित था। मंत्री जी, आप पूरा राज्य देख रहे हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखिए कि एक भी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में किसी की आंख में से एक भी आंसू गिरे। महाराज, मैं हर रोज गांव में सिपाहियों को भेजता हूँ। वे सभी से हालचाल पूछते हैं। हर तरफ से यही समाचार आता है, राज्य सुखी है, प्रजा संतुष्ट है। लेकिन मंत्री जी, दूसरों की बातों पर ही भरोसा कर लेना एक राजा का धर्म नहीं होता। जब तक मैं स्वयं न देख लूं, कैसे मान लूं कि सब ठीक है? अगर मैं सिर्फ सिंहासन पर बैठकर राज करूं तो उसमें क्या महानता? एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की धड़कनों को महसूस करे। पिताजी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं जाकर स्वयं गांव का निरीक्षण कराऊं? नहीं पुत्र, अभी ये जिम्मेदारी मेरी है। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम इस धर्म को निभाओगे। जब तक मेरा शरीर चल रहा है, मेरी आत्मा इसी सेवा में रहेगी। राजा और मंत्री गुप्त वेश में निकल पड़ते हैं, सामान्य वस्त्रों में, एक साधारण ग्रामीण की तरह। गांव की गलियों में चलते हुए राजा ने देखा, सबके चेहरे पर सच्ची संतुष्टि की झलक थी। कहाँ मिलता है ऐसा राजा? भगवान करे सबको विक्रम देव जैसा शासक मिले। हाँ भाई, ऐसा राजा तो कोई अच्छे कर्म करने से ही मिलता है, जो किसी के चेहरे पर एक दुख नहीं देख सकते। राजा ये सुनते ही तरसे आनंदित हो उठे। मंत्री जी, आज एक बात समझ आई। असली खुशी महलों की चमक में नहीं, बल्कि इन हंसते हुए चेहरों में छिपी है। जब मैंने गांव में बच्चों की हंसी और किसानों की संतुष्टि देखी तो दिल को सुकून मिला। हाँ महाराज, जब आप जैसा राजा हो तो प्रजा के दुख को जो अपना समझे तो प्रजा खुश रहेगी। आपके जैसा शासक मिलना एक सौभाग्य है। फिर राजा और मंत्री महल लौट जाते हैं। अगले दिन दरबार में, महाराज, आज रात एक बड़ी चोरी हुई है। साहूकार के घर से सारे जेवरात गायब हैं। चोर पकड़ा गया है। उसे दरबार में लाया जाए। सिपाही एक दुबला पतला युवक को लाती है, जिसकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम हरीश है महाराज। मेरी माँ कई दिनों से बीमार है। मैं रोज काम ढूंढने निकलता था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं देता था। माँ की दवा के पैसे नहीं थे। साहूकार से उधार मांगा, पर उसने मुझे भगा दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं गलत करता हूँ, जानता हूँ। हरीश, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर तुम्हारा दुख भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह राज्य केवल कानून से नहीं, करुणा से चलता है। इस युवक को सजा मत दो, बल्कि इसकी मां के इलाज का पूरा खर्च राज्य उठाएगा। इसे राजमहल के गोदाम में काम दो, जिससे ये आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। तभी एक नई हलचल सुनाई देती है। दरबार में एक तांत्रिक और प्रवेश होता है, जो हर किसी को अजीब तरह से घूरता है। महाराज, ये तांत्रिक हमारे गांव में उत्पात मचा रहा है।
हाल ही में इसने एक महिला के कपड़े और आभूषण लेकर हवन किया, जिसके बाद वो महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह अजीब अजीब अनुष्ठान करता है, कभी खून से पूजा करता है, कभी अपनी हथेली काटता है। उसकी हरकतों से पूरा राज्य भयभीत है। जनता में भय और अस्थिरता फैल रही है। महाराज, तुम कौन हो और मेरी प्रजा को क्यों तंग कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते यह राज्य शांतिपूर्वक जीने वाला है? तुमने उनका शोषण किया है और मैं कभी इसे सहन नहीं करूंगा। राजा विक्रम, मैं शक्तियों का मालिक हूं और मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मंत्री जी, इस तांत्रिक को गांव से बाहर निकाल दो और फिर उसे कभी भी हमारी सीमा में घुसने मत देना। हम अपनी प्रजा को किसी भी तरह के भय में नहीं जीने देंगे। पूरा दरबार एक बार फिर जयकारों से गूंज उठता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मंत्री दौड़ता हुआ आता है। महाराज, एक शुभ समाचार है। आपके बचपन के प्रिय मित्र सूर्य प्रताप आज दरबार की देहरी पर पधारे हैं। वर्षों बाद वे आपके दर्शन को आए हैं। क्या सचमुच में सूर्य प्रताप? वर्षों बाद उसका नाम सुनकर जैसे बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं। चलो, मैं स्वयं जाकर उसे गले लगाता हूँ। राजा दौड़ते हुए महल के द्वार पर पहुँचते हैं, जहाँ सूर्य प्रताप उनका इंतजार कर रहा होता है। सूर्य, कितने वर्षों के बाद मिल रहे हैं हम। लगता है समय जैसे ठहर गया है। विक्रम, तुमसे मिलकर आज जी भर आया। वही आंखें, वही मुस्कान, पर अब तू राजा बन गया है और मैं वही पुराना दोस्त। राजा तो मैं बाद में बना दोस्त, दोस्त पहले हूं। चलो, आज हम पुराने दिनों की तरह हंसेंगे, खाएंगे और बात करेंगे। राजा और सूर्य प्रताप भोजन करते हैं, रात को विश्राम करते हैं। सुबह होते ही दोनों महल की छत पर टहल रहे होते हैं। विक्रम, याद है बचपन में हम दोनों कैसे छुपकर शिकार पर जाते थे? बहुत दिन हो गए। चलो आज फिर वैसे ही चलें। सिर्फ हम दोनों, कोई सैनिक, कोई मंत्री नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। महाराज, यदि आप शिकार पर जा रहे हैं तो मैं कुछ सैनिकों को साथ भेजने की व्यवस्था कर दूं। नहीं मंत्री जी, हमारी दोस्ती के बीच सैनिकों की क्या जरूरत। हम दोनों धनुर्धर हैं। जंगल हमें डराने की ताकत नहीं रखता, बल्कि हमसे डरता है। सच कहा सूर्य ने। आज हम दो, बाकी सब कुछ पीछे। महाराज, क्षमा करें, पर यह उचित नहीं जान पड़ता। आपके शत्रु चारों ओर फैले हुए हैं। यूं अकेले जंगल जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कृपया कर एक सैनिक दल तो साथ ले जाइए। मंत्री जी, मुझे आप पर और मेरे भाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ आज कोई नहीं, सिर्फ एक दोस्त जा रहा है, जिसके साथ मैंने अपना बचपन जिया है। बस आज उन्हीं यादों को फिर से जीना चाहता हूं। अगर सैनिक साथ जाएंगे तो हमारी आजादी खो जाएगी। मंत्री जी, आज विक्रम कोई राजा नहीं, बस एक दोस्त है और मैं उसका साया। उसी समय अर्जुन दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, मैं भी चलूं आपके साथ? मैं भी शिकार सीखना चाहता हूँ, साथ ही आपका रक्षक भी बनूंगा। नहीं पुत्र, आज नहीं। आज तेरा पिता कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, सिर्फ एक मित्र है। आज मैं अपने बचपन को जीने जा रहा हूँ। तू यहाँ रह, प्रजा की देखभाल कर। जो आज्ञा पिताजी, ध्यान रखना। मंत्री, अर्जुन और दरबारी भावुक होकर राजा को जाते देखते हैं। राजा और सूर्य प्रताप घोड़ों पर सवार होकर जंगल में प्रवेश करते हैं। ये जगह तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है सूर्य। चलो उधर चले, शायद वहां कुछ शिकार मिल जाए। नहीं विक्रम, उस ओर नहीं। चलो इस रास्ते चलते हैं। उधर एक बहुत गहरा जंगल है, वहां अच्छे शिकार मिलते हैं और कुछ रहस्य भी। रहस्य? तुम पहले कभी इस रास्ते की बात नहीं करते थे। सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, बस आज कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो कभी नहीं किया है। दोनों बहुत घने जंगलों में पहुंच जाते हैं।
वहाँ अजीब सी चुप्पी थी। सूर्य, झोपड़ी, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। पेड़ भी अजीब तरह से झुके हैं, पक्षी भी चुप है। विक्रम, क्या तुझे कभी ये ख्याल आया कि तेरा राज्य, तेरी शक्ति, तेरा वैभव किसी और का भी सपना हो सकती है? तुम ये क्या कह रहे हो सूर्य? तुम्हारी आंखों में ये कैसी परछाई है? सूर्य प्रताप की आवाज गूंजने लगती है, उसकी आंखें चमकने लगती है और धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगता है। अब वो तांत्रिक के रूप में बदल रहा होता है। मैं सूर्य प्रताप नहीं, मैं वो हूँ जिसे तूने अपने राज्य से निकाला था। याद है वो दिन जब तूने मुझे भय कहकर गांव से बाहर कर दिया था? तुम वही तांत्रिक हो, लेकिन तुमने मेरे मित्र का रूप क्यों लिया? क्योंकि केवल एक मित्र ही तुम्हें उस जगह तक ला सकता था जहां से तेरा अंत शुरू होगा। मैंने तुझे बहकाया, तुझे अलग किया। अब देख, तेरा राज्य तुझसे दूर है और तू इस जंगल की गहराई में अकेला। शक्ति छल में नहीं, सत्य में होती है। तूने मेरे विश्वास से खेला है। राजा, माफ कीजिए पूर्व राजा विक्रम। तेरा राज्य, तेरी प्रजा, तेरा महल सब मेरा होगा। तू अब इतिहास होगा और मैं तेरा चेहरा पहनकर भविष्य बनूंगा, अंधेरे का भविष्य। फिर वो अपनी भुजाएं फैलाकर जोर से मंत्र बोलता है। तेज रोशनी फूटती है और देखते ही देखते वो तांत्रिक विक्रम का रूप ले लेता है। हूबहू वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। तू अब मेरी तरह दिखता है, पर एक फर्क हमेशा रहेगा। तू सच को झूठ से छिपा सकता है, पर मिटा नहीं सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। तेरा असली चेहरा जरूर सामने आएगा। होगा, लेकिन तब तक तू सड़ेगा। एक और जादुई मंत्र, राजा के पैरों के नीचे से जंजीरें निकलती है और उसे जकड़ लेती है। तू मेरे शरीर को बांध सकता है, पर मेरी आत्मा को नहीं। सच्चाई के पास समय थोड़ा होता है, पर शक्ति असीम। और जब समय आएगा, मेरी आत्मा की पुकार हर उस दिल में गूंजेगी जो सत्य और न्याय के लिए धड़कता है। झोपड़ी का दरवाजा बंद होता है और तांत्रिक की हंसी गूंजती है, जो अब राजा का रूप लेकर महल की ओर बढ़ता है। राजा का दिल जीत कर उसे हराना आसान होता है। अब देख, तेरा राज्य, तेरा चेहरा सब मेरा होगा। फिर तांत्रिक राजा विक्रम का भेष लेकर महल में प्रवेश करता है। तभी मंत्री दौड़ते हुए आते हैं। महाराज, आप अकेले लौटे? सूर्य प्रताप जी नहीं आए? आपने तो कहा था कि वे आपके साथ ही लौटेंगे। अरे मंत्री जी, सूर्य को अचानक अपने राज्य में कोई आवश्यक कार्य आ पड़ा। कुछ सैनिक आए थे, वही समाचार लेकर। अब वह दोस्ती निभाने की सोच ही रहा था कि प्रजा के पुकार ने उसे वापस बुला लिया। मैं भी अकेला और उदास क्या करता, लौट आया। किंतु महाराज, आप जंगल के इस मार्ग से नहीं आते थे। यह रास्ता सुनसान और खतरनाक माना जाता है। ओ मंत्री जी, अब इतना भी क्या सोचेंगे आप? कभी कभी राहें चुनना भी तो राजा की मर्जी होनी चाहिए। अब भूख बहुत लगी है, जल्दी कुछ भोजन का प्रबंध करें। मुझे आज मांस, मदिरा दोनों चाहिए। विशेष रूप से व्यवस्था हो तुरंत। महाराज, मांस और मदिरा? हाँ मंत्री जी। पर महाराज, आप तो कभी मांस मदिरा को हाथ तक नहीं लगाते थे। मैंने आदेश दिया है मंत्री जी। क्या मेरी भूख के लिए अब सभा बुलानी पड़ेगी? नहीं महाराज, क्षमा करें, मैं तुरंत आपका भोजन का प्रबंध करता हूँ। मंत्री घबराकर सिर झुकाता है और पीछे हट जाता है। तांत्रिक मुस्कुराकर शाही कक्ष में चला जाता है।
रात्रि का समय अर्जुन अपने पिता के कक्ष में प्रवेश करता है। वहाँ मांस की हड्डियाँ और मदिरे की खुली बोतलें बिखरी होती है। ये सब क्या है? ये तो मांस, हड्डियाँ और ये मदिरा, पर पिताजी ने तो कभी हमें ये छूने तक नहीं दिया। अर्जुन क्या हुआ, चौंक गए? पिताजी, ये सब क्या है? आपने तो हमेशा कहा था कि मांस, मदिरा आत्मा को अपवित्र करती है, फिर अचानक? अरे पुत्र, वो मेरा मित्र सूर्य है ना, जंगल में उसने मुझे जंगली मांस खिलाया, कितना स्वादिष्ट था। मुझे तो हैरानी हुई कि मैं इतने वर्षों से इन स्वादों से वंचित था। अब तो यह मेरे भोजन का हिस्सा होगा रोज। अर्जुन कुछ नहीं कहता, पर उसका चेहरा चिंता और संदेह से भर जाता है। कुछ दिन बाद दरबार में एक वृद्ध किसान को लाया गया। महाराज, यह किसान आपकी आज्ञा के बिना अपने खेतों की सीमा से बाहर निकला, इस पर दंड होना चाहिए या नहीं? महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर सीमा को नहीं लांघा। मेरी एकमात्र गाय है जो मेरी जीवन रेखा है। गाय रात को चरते चरते खेत की सीमा के पार चली गई। उसे ढूंढते मैं उसके पीछे चला गया। न राज्य की अवज्ञा की, न आपकी मर्यादा का अपमान। मैं गरीब हूँ लेकिन अपराधी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अगर आप मुझे दंड देंगे तो मेरी बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सीमा का उल्लंघन राज्य के नियमों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जमीन जब्त की जाए और इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। महाराज, वह तो केवल अपनी गाय खोजने निकला था, कुछ दया करें। महाराज, इतने कठोर दंड ना दें। मंत्री जी, राजा की अदालत में भावनाओं की नहीं, कानून की चलती है। यदि दया ही करनी हो तो गांव में साधु बन जाइए। मंत्री चुप हो जाता है, पर उसका चेहरा अंदर से हिल चुका है। कुछ दिन बाद भूखमरी की खबरें आती है। मंत्री राज्य में अन्न वितरण की योजना प्रस्तुत करता है। महाराज, राज्य के कुछ इलाकों में सूखा पड़ने के कारण अन्न की कमी हो गई है। यदि हम राजकोष से थोड़ी सहायता दें तो प्रजा की भूख मिटाई जा सकती है। कोई दान पुण्य नहीं होगा। राज्य कोई भिक्षा केंद्र नहीं। आज के बाद जो मांगेगा उससे 10 गुना वसूलो। और सुनो, जो अन्न बांटने का प्रस्ताव लाए उसे दरबार के बाहर निकाल दो। ये सुनते ही मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये महाराज हमारे महाराज नहीं है। हमारे महाराज तो हर सुबह गांव में जाकर जनता की पीड़ा स्वयं सुनते थे। हर फरियादी की आंखों में आंसू देखकर उनका हृदय पिघल जाता था। लेकिन आज वे एक निर्दोष किसान को कारागार में डालने का आदेश दे रहे हैं। मांस, मदिरा, कठोर वाणी, ये व्यवहार, यह तो कभी उनका हुआ ही नहीं। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारे महाराज नहीं हो सकते। कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं जो महाराज का रूप धारण कर चला आ रहा है। मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तुरंत अर्जुन से बात करनी चाहिए। मंत्री तेजी से अर्जुन के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। अर्जुन पुत्र, क्षमा करो, लेकिन मैं अत्यंत चिंता में हूँ। तुम्हारे पिताजी का व्यवहार मुझे से बदल सा गया है। ना वो स्नेह बचा, ना संवेदना, ना धर्म, ना नीति। कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पूरा विश्वास है ये जो महल में बैठे हैं वो हमारे सच्चे महाराज नहीं हैं। मैं भी यही सोच रहा था मंत्री जी। उनकी आंखों में वो अपनापन होता था, अब वो कठोरता में बदल चुका है। मैंने आज पहली बार अपने पिताजी के कक्ष में मांस और मदिरा देखी। उन्होंने कहा अब मैं रोज खाऊंगा, लेकिन ये तो कभी वो छूते नहीं थे। मंत्री जी, कुछ गलत हो रहा है। अभी मैंने महाराज से कहा इस बार सूखे के कारण गांव में बहुत संकट है। अगर आप अनुमति दे तो राज्य के भंडार से कुछ अनाज गांव वालों में बांट दे, पर वो गुस्सा हो गए। मंत्री जी, अब और नहीं, मैं ये सच्चाई जानकर ही रहूंगा। मैं आज से हर पल अपने पिताजी पर नजर रखूंगा। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। मैं उसे उजागर किए बिना नहीं रहूंगा। अगली सुबह एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ महल के द्वार पर पहुंचती है। महल कोई भिक्षा का स्थान नहीं है।
जा यहाँ से, भिखारियों को राज्य में कोई स्थान नहीं। सैनिकों, इसे महल के बाहर निकाल दो। सैनिक महिला और उसके बच्चे को घसीटते हुए बाहर कर देते हैं। अर्जुन छिपकर ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में पीड़ा और क्रोध था। नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। मेरे पिताजी तो उस बच्चे को गोद में उठा लेते, उस स्त्री को अपने भोजन से पहले खिलाते। ये जो भी है वो सिर्फ मेरे पिताजी का मुखौटा पहने बैठा है। आज मैं इसका पीछा करूंगा और इसकी सच्चाई जानकर ही दम लूंगा। रात होती है। तांत्रिक चुपके से महल से बाहर निकलता है। अर्जुन उसकी छाया में चुपचाप चलता है। तांत्रिक सुनसान जंगल के एक वीरान स्थान पर पहुंचता है, जहां जादुई चिन्हों और हवन कुंड से घिरा एक झोपड़ी थी। अरे, ये कोई साधारण स्थान नहीं, यह तो किसी तांत्रिक की साधना स्थली लगती है। अर्जुन झोपड़ी की एक दरार से झांकता है और सन्न रह जाता है। ये क्या? ये तो मेरे पिताजी हैं, जंजीरों में बंधे हुए। और ये जो महल में बैठा है वो तांत्रिक है। हे ईश्वर, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा पाप। विक्रम, तू बड़ा दयालु था। अब देख, मैं तेरे ही रूप में तेरा राज्य चला रहा हूँ और धीरे धीरे तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन तेजी से वहाँ से भागता है और एक ज्ञानी साधु की कुटिया की ओर जाता है। गुरुवर, मेरी सहायता कीजिए। एक तांत्रिक ने मेरे पिताजी को बंदी बना लिया है और स्वयं उनका रूप लेकर राज्य को धोखा दे रहा है। मैं अब अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे मार्ग दिखाइए गुरुवर। पुत्र अर्जुन, जो तूने देखा वो कोई सपना नहीं, वो कड़वी सच्चाई है। तेरे पिता विक्रम को बंदी बनाकर तांत्रिक ने उनके ही रूप में राजगद्दी हड़प ली है, लेकिन केवल क्रोध या तलवार से तू उसे नहीं हरा सकेगा। उसे हराने के लिए तुझे 2 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ गुरुवर। अपने पिता को मुक्त कराने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। आप बस मेरा मार्गदर्शन करें। तो सुन, तेरी पहली परीक्षा है अंधकार की गुफा। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई प्रकाश नहीं। वहां तुझे अपनी आंखों से नहीं, अपने मन और हृदय की दृष्टि से मार्ग खोजना होगा। तू वहां से एक दिव्य दीपक लेकर आएगा जो केवल सत्य और साहस से ही जलता है। मन से देखना, क्या यह संभव है? सच्चे पुत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब दूसरी परीक्षा है वह मौन झील की आत्मा। ये झील बोलती नहीं, पर उसकी आत्मा तुझसे एक प्रश्न पूछेगी। अगर तूने गलत दिया तो तू सदा के लिए उसी झील में समा जाएगा। मैं तो वही उत्तर दूंगा जो मेरा दिल कहे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे वो जान चली जाए। अगर तुमने झील के सवाल का सही जवाब दिया तो तुम्हें वो झील एक जादुई तलवार देगी और उसी तलवार से तांत्रिक का अंत होगा। फिर अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद अर्जुन अंधकार की गुफा देखता है। यही है अंधकार गुफा। साधु महाराज ने कहा था, जहाँ प्रकाश का नामो निशान नहीं होगा वहीं परीक्षा का आरंभ होगा। तो यही वो स्थान है। हाँ, मैं तैयार हूँ। भले इस गुफा में मुझे कुछ ना दिखे, पर मेरा मन तुझे रास्ता दिखाएगा। मैं अर्जुन हूँ, राजा विक्रम का पुत्र, और मैं पीछे नहीं हट सकता। वो गुफा के अंदर कदम रखता है। अंधेरा धीरे धीरे उसे निगलने लगता है। तभी गुफा से आवाज आती है, जिसे तू देख नहीं सकता, क्या तू उसे पहचान सकेगा? हाँ, मैं अपने पिताजी की आवाज, उनकी करुणा, न्याय की भावना को पहचानता हूँ। मुझे रोशनी नहीं चाहिए, उनका प्रेम और मार्ग है मेरा। क्या तू अपने पिता और राज्य के लिए अपनी जान की बलि दे सकता है? हाँ, मैं दे सकता हूँ। ये जान मेरे पिताजी का दिया हुआ है, और अगर मुझे ये जान उनकी सेवा में अर्पित करनी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं। ये जान मेरे लिए उनका आशीर्वाद है। मैं इसे उनके चरणों में अर्पित करूंगा। तभी एक दिव्य दीपक अर्जुन के सामने प्रकट होता है और जल उठता है। मैंने पहली परीक्षा पार कर ली।
जब अर्जुन मौन झील के पास है जाने लगता है। वहाँ पहुँचते ही राजा और तांत्रिक दोनों एक ही रूप में हो, तू किसे चुनेगा? मैं उसे चुनूंगा जो भूखे को रोटी दे, जो बच्चे को आशीर्वाद दे, जो माँ की आंखों में आंसू पोंछे। मैं रूप नहीं भाव पहचानूंगा, वह मेरे पिता होंगे। झील शांत हो जाती है और फिर पानी से एक चमचमाती जादुई तलवार निकलकर अर्जुन के सामने आ जाती है। तो तीर्ण हुआ पुत्र, यह तलवार अब तुझे बन चुकी है तुझसे। इसे तांत्रिक पर चलाने से पहले सत्य का उद्घोष अवश्य करना। अब अर्जुन तलवार लेकर लौटता है, मंत्री और विश्वासी सैनिकों को साथ लेकर। अब समय आ गया है, तांत्रिक का अंत और सत्य का आरंभ। जो मेरे साथ है वो आज न्याय के लिए खड़ा हो। हम सब आपके साथ हैं राजकुमार। हम जानते हैं वो तांत्रिक है, हमारे सच्चे महाराज नहीं। आप युद्ध करो, हम आपके पीछे हैं। तांत्रिक दरबार में बैठा होता है। अर्जुन सीधा वहाँ प्रवेश करता है। अब बस बहुत हो गया नाटक। तू कौन है ये आज सब देखेंगे। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? मैं तुम्हारा पिता हूँ और कोई अपने पिता पर तलवार यूं नहीं उठाता। नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरे पिता कभी इतने निर्दयी नहीं थे। तुम अघोरी तांत्रिक हो जिसने मेरे पिता का रूप धर के हम सब के साथ छल किया है। फिर तांत्रिक अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अर्जुन, तू मुझे नहीं पहचान पाया। मैं तेरे सपनों का अंत हूँ। और मैं तेरा अंत हूँ। ये देख सत्य की तलवार। तेरी हर माया, हर चाल इसी से समाप्त होगी। एक जबरदस्त युद्ध होता है और अंत में अर्जुन तलवार से तांत्रिक को मार देता है। तांत्रिक चलने लगता है और कुछ ही क्षण में मर जाता है। उसके मरते ही जादुई तलवार भी गायब हो जाती है। उसके मरते ही उधर राजा विक्रम भी आजाद हो जाते हैं और वो कुछ ही देर में महल में प्रवेश करते हैं और अर्जुन को देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। पुत्र, तूने मुझे नहीं पूरे राज्य को मुक्त किया है। अब समय है मैं विश्राम करूं और तुझे राज्य सौंप दूं। प्रजा भी यही चाहती है। अब युवराज अर्जुन ही हमारे सच्चे राजा बनेंगे। मैं राजा नहीं, सेवा करने वाला बनूंगा और ये राज्य अब किसी छल से अधीन नहीं होगा।